बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप तारिक मतीन साहब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूं। आज दिन का आगाज पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन जजेस के और उनके साथ जो उनकी मातहत अदलिया है उनके हड़ताल पर जाने से हुआ। पता चला कि अचानक कोई 1-1:15 बजे जो जजेस हैं वो उठकर चले गए हैं और ये साइमल्टेनियसली इस तरह से हुआ कि समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। और खासकर जब 26वीं यानी तरमीम आ चुकी हो और 26वीं यानी तरमीम के बाद ये तासुर हो और ये जायज तासुर हो कि अब आजाद अदलिया का पाकिस्तान में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है और अदलिया अब हुकूमत का विंग है। और सबसे पहला सवाल यही था कि ये सिस्टम के खिलाफ तो कोई हड़ताल नहीं है, ना जजेस इतने आजाद हैं। तो फिर कामरान साहब वहां के जो मकामी सहाफी हैं उन्होंने ये बताया कि ये चीफ जस्टिस की कॉल के ऊपर आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और ये एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं था, ये एहतजाज सिस्टम के खिलाफ नहीं था, ये एहतजाज अपनी ही बार के खिलाफ था, वुकला के खिलाफ था। वहां पे एक SHO साहब वाला मामला आया कि उनकी जमानत जिनके मुतल्लिक शुबा या इल्जाम या वो नामजद है कि वो एक वकील के कत्ल में मुलव्विस हैं, तो उनको जब लाया गया तो वहां पर नारेबाजी हुई, फिर वो वुकला की मारपीट हुई, फिर वुकला के लाइसेंस मुअत्तल हुए। तो उस चीज के खिलाफ जजेस ने कहा हम काम नहीं कर सकते। एक आगाज यहां से हुआ। अगली खबर क्या आती है? अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज आई और उसमें पता यह चला कि डेनमार्क से एक जज साहब आए हुए हैं, जस्टिस मोहम्मद एहसन, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक मुलाकात होती है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी हमें दिखाई देते हैं। उनकी राइट साइड पे वो जज साहब बैठे होते हैं और लेफ्ट साइड पे जस्टिस मुनीब अख्तर है। लेकिन सबने एक बात महसूस की और वो ये बात थी कि 2 जजेस उसमें मिसिंग थे। नंबर 1 जो सीनियर प्यूने जज है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें मौजूद नहीं थे और जस्टिस अतर मिनल्ला मौजूद नहीं थे। तो अब वो उनसे क्यों नहीं मुलाकात की? इस मुलाकात में जहां आयशा मलिक और बाकी जजेस मौजूद थे, हालांकि आयशा मलिक साहबा भी कोई लाइक माइंडेड तो नहीं है याया साहब की, लेकिन एक जज और जरूर मौजूद थे और वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे जो आईनी बेंच के सरबराह हैं। लेकिन जब उन 2 जजेस के हवाले से पता चला कि वो 2 जजेस शरीक नहीं है तो फिर चहमगोइयां होना शुरू हो गई कि भाई वो दोनों जजेस कहां पे हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद खबर आई और पता चला कि डेनमार्क की सुप्रीम कोर्ट के जज ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस से अलग से मुलाकात की है। और वो दोनों जजेस कौन से थे? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस अतर मिनल्ला थे। अच्छा, वो जो डेनमार्क के जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द से भी मुलाकात का मौका मिला। तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को देखकर बहुत खुश हुए हैं। तो मैंने ये अर्ज की कि आप इन ब्रीफिंग से और इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से बाकी चीजों से निकलें। जब आप निकल के इनको लेके जाएं, फौजी अदालतों का निजाम दिखाएं, इनको इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में ले जाएं जहां पे 9 मई के लोगों के केसेस का ट्रायल हो रहा है। इनको ओवरऑल पाकिस्तान के साइलीन से मिलवाएं और उनसे पूछें कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ कैसा और क्या पाकिस्तान में कोई निजाम एग्जिस्ट करता है, और निजाम एग्जिस्ट करता है तो क्या वो इंसाफ करता है या उसकी ये ड्यूटी है इंसाफ पाकिस्तान में करना। तो उनके ऊपर न रहे। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये बुनियादी तौर पे जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि आपके 2 जजेस आपके साथ नहीं बैठे। और डेनमार्क वालों को भी पता चला होगा कि वो क्यों नहीं बैठे, उन्होंने बताया होगा या उनको उस तकसीम का पता होगा, उन्होंने अलग से रिक्वेस्ट की है। नंबर 2, मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात के ऊपर हुई कि डेनमार्क के जब जज साहब आए तो उन्हें चाहिए था कि वो आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से जरूर मिलते या उनकी राय जरूर लेते या वो जाके वहां पर बताते कि जनाब देखिए पाकिस्तान कितना खुशकिस्मत है कि जिनके पास जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे आईनी अजहान मौजूद हैं जो मुश्किल से मुश्किल गुत्थी इतनी आसानी से सुलझाते हैं। और उनको चाहिए था जब वो जाएं तो खासकर जो मखसूस सीटों वाला फैसला है वो साथ लेके
जरूर जाएं, उसको पढ़ें भी, और जाहिर है उनकी भी वहां पे जुडिशियल एकेडमीज होंगी जहां पे वो अपने जजेस को ट्रेन करते हैं। वहां पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले, जिसमें फौजी अदालतों को पाकिस्तान के सिविलियन शहरों के ट्रायल की इजाजत दी गई है, वो पढ़ाए जाएं। फिर सीनियरिटी वाला जो आईनी बेंच का फैसला है वो जरूर पढ़ाए जाए। तो ये आज के दिन की दूसरी डेवलपमेंट थी। तीसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाइयां चल रही हैं। आज आगाज जो है वो पंजाब में हुआ। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी के उस मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है, तो अब शर्जील इनाम मेमन लाहौर आ जाएं, आपको लाहौर भी दिखाएंगे, डीजी खान दिखाएंगे, रहीम यार खान दिखाएंगे, और इस तरह से दीगर जो पंजाब के मुल्तान जैसे इलाके दूर दराज हैं वो दिखाएंगे। फिर उनका कि अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो मुझे जाम शुरू ले जाएं, मुझे हो सके तो गड़ी खुदाबख्श ले जाएं, और आपने 17 साल जो हुकूमत वहां पे किया है तो 17 सालों में 17 मंसूबे अपने गिनवा दें, और उनका मैं आपको पंजाब के हवाले से गिनवाऊंगी। ये जब सारी डेवलपमेंट्स होती रही तो उसके बीच में खबर आई कि आसिफ जरदारी ने जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनसे राब्ता किया, और ये जो सिंध और पंजाब के दरमियान बयानबाजी हो रही है उसको डिस्कस किया है, और फौरी तौर पर उन्होंने वजीर दाखिला को तलब कर लिया है। कहां पर? कराची में। तो अब इसका मतलब है कि इस मसले का जो हल है, गुत्थी सुलझाने का जो हल है, वो मोहसिन नकवी के पास है, वो आसिफ जरदारी नून लीग या उनके पास नहीं है। दो क्या स्पीकर चैम्बर में मुलाकात जरूर हुई जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उन तहफुजात को सुनेंगे। फिर क्या हुआ? फिर कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने अपने इत्तेहादियों की, अपनी जिस हुकूमत के वो ट्रेनी बेंचेस पे मौजूद है उसको तनकीद का निशाना बनाया। तो फिर उसके बाद जब वो जाने लगे तो असद कैसर साहब ने बड़ा खूबसूरत काम किया। मैं बार बार एक सवाल लोगों के सामने रख रहा हूं कि भाई आप नून लीग पीपल्स पार्टी की लड़ाई को सीरियस क्यों नहीं लेते? लोग बड़े वाज़ेह जवाब देते हैं, वो कहते हैं फिक्स्ड मैच है, वो कहते हैं स्क्रिप्टेड लड़ाई है, वो एक लफ्ज कॉमन इस्तेमाल करते हैं नूरा कुश्ती का। तो आज वही असद कैसर साहब के जहन में भी होगा, तो उनका ये फ्रेंडली फायर ना करें, और अगर आप वाकई सीरियस हैं तो फिर यूं करें कि आप अदम एतमाद लेके आए और उस अदम एतमाद में हम आपका साथ देंगे। बात तो ठीक है, लेकिन दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के पास इतना इख्तियार है कि वो इस हुकूमत से अलग हो सके, या पीपल्स पार्टी के पास इतना इख्तियार है कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ सके? क्या पीपल्स पार्टी के पास इतना इख्तियार है कि वो पीटीआई के साथ अलायंस कर सके? और फिर एक सवाल कि क्या पीटीआई का अलायंस और पीपल्स पार्टी का हो सकता है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने बड़ा दुरुस्त तौर पे उनको पेशकश की है, और यह हो नहीं पाएगा। यह हो नहीं पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना यह हुकूमत ज्वाइन करने का इख्तियार उनके पास था, ना इस हुकूमत में रहने का इख्तियार उनके पास है, ना इस हुकूमत को छोड़ने का फैसला उन्होंने करना है। जिस तरह आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को बुलाया है, तो मोहसिन नकवी कौन है ये सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो फैसला नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उन्हें इसी तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से जरा कुछ डेवलपमेंट सुन लें। नंबर 1, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और उसका हतमी मरहला आन पहुंचा है। 342 का सवालनामा जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दिया गया है, और 8 अक्टूबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया गया है, यानी कल 7 और परसों 8, तो एक दिन का टाइम है। वो सवालनामा जमा कराएंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो उनका ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा और इस तरह से उनको सजाएं सुनाई जाएंगी। और आज अलीमा खान ने कहा कि उनका इसी हफ्ते में प्लान है कि वो उनको सजाएं सुनाएंगे, और उसकी वजह क्या है कि 16 तारीख को इस केस में लगा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसमें जो बर्रियत की दरखास्त है कल 7 अक्टूबर को उसकी पहली समाअत है। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 21 जनवरी को ये दरखास्त बर्रियत की दायर हुई। पूरा साल जनवरी से शुरू कर लें, अब अक्टूबर शुरू हो गया और 7 अक्टूबर तक पूरा साल इस दरखास्त की समाअत ही नहीं हुई। ये एक नया तरीकाकार निकाला गया है। तो कल उसकी समाअत होगी और उसमें क्या होगा, नोटिस जारी किए जाएंगे और उस तक इमरान खान को सजा हो चुकी होगी या हो जाएगी।
क्योंकि 8 तक का उनका है, तो 8 को ही फैसला हो सकता है सुना दिया जाए। तो 9 महीने के बाद यह समाअत होगी। और अब जब उन्होंने बता दिया कि उनको पता है अलकादिर ट्रस्ट का केस 16 तारीख को है, तो 16 से पहले पहले इमरान खान को सजा सुनाया जाना मकसूद है। और फिर आज इमरान खान ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा देखें, जब मेरे पैगाम का कोई बोझ नहीं उठा सका तो फिर मैंने अपनी बहन को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो बाहर जाकर मेरा पैगाम दें, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी झुकूंगा नहीं। उसके बाद इमरान खान ने एक और बात की जो लीमा खान ने कहा, उनका मुझे दुख है कि मैं 2 साल से जेल में हूं और मेरे खानदान के खिलाफ बाहर मुहिम चल रही है। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बाहर हूं और मेरी पार्टी या मेरे लोग या जो भी हैं वो उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अब ये मुहिम कौन चला रहा है, मेरे ख्याल से ये सब लोग जानते हैं। इसके बीच में 27 सितंबर के जलसे के हवाले से अपने आपको अपडेट्स उस दिन भी दी थी कि बहुत मसाइल थे, जगह का इंतखाब ठीक नहीं था, मैनेजरियल इशू थे, वहां गंदगी बदबू बहुत कुछ था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर की अपनी तंजीम ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है, जो इरफान सलीम उनके सदर हैं, उनकी सरबराही में कमेटी थी। उसमें एक तो जो फराज मुगल सो कॉल्ड तर्जुमान जिनके बारे में कहा जाता है, अब वो तर्जुमान हैं भी, वो तर्जुमान नहीं भी, उनको जिम्मेदार करार दे दिया गया। और हालांकि इरफान सलीम ने उनके साथ मिलकर वहां पे जलसा गाह का विजिट किया था। अब सवाल उसमें पॉइंट्स क्या, मैं आपको जरा एक एक करके बता देता हूं। तहरीक इंसाफ खुद बता रही है कि जी ज़िलाई तंजीम, यानी ये जलसा पेशावर में था तो मकामी तंजीम को इख्तियार होता है ना, तो उनका जी जो ज़िलाई तंजीम है उसको जलसे के इंतजामात में कोई बाज़ाब्ता किरदार नहीं दिया गया। नंबर 2, कमांड सिस्टम वाज़ेह नहीं था जिस पर मौके पर बदनज़मी या बद इंतजामी पैदा हुई। और नंबर 3, उनका जी सफाई के नाक़िस इंतजामात थे, धूल था, कचरा था, बदबू ने शुरका को परेशान किया, आवारा कुत्तों की मौजूदगी से शुरका को खतरा लाक हुआ, पुलिस ने खवातीन सहाफियों समेत कारकुनों से गैर अखलाकी रवैया अपनाया और इंतजामी सहूलियात नाकाफी रही, दाखिली रास्ते गैर वाज़ेह थे, शुरका को रहनुमाई नहीं मिली। इसके बीच में एक तनाज़ा और पैदा हुआ, और वो तनाज़ा क्या था, वो शिबली फराज साहब जो हैं, शिबली फराज साहब की जगह पे खाली होने के बाद था कि किसको उम्मीदवार लाया जाएगा। तो इरफान सलीम का नाम आया, और इरफान सलीम के बाद जो है खुर्रम ज़िशान का। तो इरफान सलीम ने ट्वीट करके बता दिया कि मेरा उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान है। तो आज जुनैद अकबर ने कहा खुर्रम ज़िशान का नाम खुद इमरान खान ने फाइनल किया। किसी फर्द, कमेटी या एस्टैब्लिशमेंट के टाउट को कोई हक हासिल नहीं है कि खुर्रम ज़िशान का नाम निकाल दे। हमें कोई ऐसा नाम काबिल कबूल नहीं होगा जो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से खान से मुलाकात करके बाहर कोई और नाम दें। और मेरी इत्तलात यह है कि इमरान खान ने आज एक बार फिर उनके नाम की मंजूरी दी है और वही होंगे। तो ये अब तक की डेवलपमेंट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।